हेलो स्टूडेंट्स, जेएनयू एमएससी एंट्रेंस 2018 के एनिमल फिजियोलॉजी के क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 2018 में जेएनयू में एनिमल फिजियोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो सवाल एनिमल फिजियोलॉजी का देखा गया, तो हम सीरियल वाइज चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखें तो 30 क्वेश्चन जो था वो नोबेल प्राइज के बारे में पूछा गया था कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज 2017 में किसको मिला, किस रिसर्च के लिए मिला, किस रिसर्च के लिए मिला था। तो आपको पता होना चाहिए कि 2017 में ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज था, दिस इज अवॉर्डेड टू जेफरी सी हॉल, मिशेल रॉसबैश एंड मिशेल योंग को संयुक्त रूप से दिया गया था फॉर देयर स्टडी इन सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम के लिए जो उनकी स्टडी और रिसर्च था, नोबेल प्राइज 2017 में दिया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंटिंग इन डॉग इज द प्रोसेस ऑफ, डॉग क्यों पैंटिंग करता है? बिकॉज ऑफ थर्मोरेगुलेशन, यानी ये कूलिंग प्रोसेस होती है डॉग की। तो कूलिंग प्रोसेस कैसे होती है? जनरली जो डॉग होता है, दे कूल देयर बॉडीज यूजिंग इवेपोरेशन ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द माउथ एंड टंग। टंग और माउथ से जो मॉइस्चर है, वो जो सलाइवा है, वो उसका इवेपोरेट होता रहता है और उससे उसकी कूलिंग होती है। तो टेम्परेचर को ये लॉस्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, सो सही इसका जो आंसर है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इज द प्रोसेस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ ब्लड वुड डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ, pH ब्लड का डिक्रीज कब होगा? व्हेन देयर इज हाइपोवेंटिलेशन। जब हाइपोवेंटिलेशन होगा, आप तेजी से रिस्पिरेशन नहीं कर पाओगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से आप एक्सपायर नहीं कर पाओगे। एक्सपायरेशन की प्रोसेस जो होगी, एक्सेलेशन की जो प्रोसेस होगी, वो नहीं होगी। और एक्सेलेशन की जब प्रोसेस नहीं होगी, तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि फिर ब्लड का पीएच यानी फ्री H प्लस आयन भी तो बढ़ेंगे फिर, और फिर ब्लड का पीएच कम हो जाएगा। तो डिक्रीज पीएच ब्लड का कैसे हो सकता है? किस प्रोसेस से? हाइपोवेंटिलेशन से, क्योंकि तब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना यानी एसिडिक फॉर्म बढ़ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट H प्लस आयन में कन्वर्ट होता है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिजियोलॉजिस्ट डिफाइन द टर्म होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को कैसे डिफाइन किया गया है? बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट? मींस जो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एनवायरनमेंट है, दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में नियरली कांस्टेंट कंडीशन मेंटेन रहे। अब ये कंडीशन किस बारे में बात की जा रही है? ये बात की जा रही है पीएच के बारे में, आयन की कंसंट्रेशन के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। तो इन सबको कांस्टेंट करके रखना, ये होम्योस्टेसिस की प्रोसेस होती है। क्योंकि अगर होम्योस्टेसिस कंडीशन नहीं रखी गई, होम्योस्टैटिक कंडीशन नहीं रखी गई, होम्यो मींस एक जैसी, स्टैटिक का मतलब कांस्टेंट। ठीक है, अगर नहीं रखी गई तो फिर क्या होगा? सेल की फिजियोलॉजी भी अफेक्ट होगी, क्योंकि सेल अपने सराउंडिंग से चीजें एक्सचेंज करती है और उसकी सराउंडिंग में चेंज आएगा तो सेल की फिजियोलॉजी भी अफेक्ट होगी। तो जो सराउंडिंग होता है उसको कांस्टेंट कंडीशन मेंटेन करके रखनी पड़ती है, एंड दिस प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज होम्योस्टेसिस। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, द किडनी परफॉर्म देयर फंक्शन बाय फर्स्ट फिल्टरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ। क्या फिल्टर करती है किडनी? ये बेसिकली फिल्टर करती है प्लाज्मा को थ्रू ग्लोमेरुलाई इनटू द
टिब्यूल। अब आप सोच रहे होगे कि ब्लड को भी तो हम कह सकते हैं, लेकिन ब्लड को फिल्टर भले करती हो, मैकुला डेंसा में थोड़ी फिल्टर करती है, ये बात तो गलत हो गई ना। मैकुला डेंसा तो कौन सा पोर्शन, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल का जो पार्ट ग्लोमेरुलाई के कांटेक्ट में है उसको कहा जाता है मैकुला डेंसा, वहां की सेल्स को कहा जाता है मैकुला डेंसा। लेकिन जो ब्लड फिल्टर होता है वो ग्लोमेरुलस से बोमन कैप्सूल में फिल्टर होता है, और अगर हम बोमन कैप्सूल ना कहना चाहें तो सीधे नेफ्रॉन की टिब्यूल कह सकते हैं या रीनल टिब्यूल कह सकते हैं। और यहां पर टिब्यूल दे रखा है तो बात सही है, और ये भी बात सही है कि प्लाज्मा को फिल्टर करता है। सेल्स तो एंटर करती नहीं है, तो प्लाज्मा ही फिल्टर होता है, और इनमें से कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। सीरम को हम नहीं कह सकते, सही ऑप्शन जो है दैट इज सी, ठीक है, क्योंकि मैकुला डेंसा यहां भी है, ये नहीं माना जाएगा। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इनटू द लूप ऑफ एनले, नहीं, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड नहीं, ब्लड का जो प्लाज्मा है उसको फिल्टर किया जाता है ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, इन ह्यूमन आइज लाइट एक्सपोजर टू द रेटिनल फोटोरिसेप्टर। जब कभी भी लाइट रेटिनल फोटोरिसेप्टर से के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, आपने रॉड के बारे में पढ़ा है, लाइट पड़ने पर क्या होता है, फोटोरिसेप्टर हाइपरपोलराइज हो जाता है। तो कॉज इट्स हाइपरपोलराइजेशन, क्योंकि उस दौरान वहां पर सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं, साइक्लिक जीएमपी की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ठीक है। तो फोटोरिसेप्टर के बारे में आपने अगर पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि रॉड के आउटर सेगमेंट में सोडियम बंद हो जाते हैं चैनल, और उसकी वजह से क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन होता है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि साइक्लिक जीएमपी की लेवल कम हो जाती है, सोडियम चैनल क्लोज होते हैं और हाइपरपोलराइजेशन अल्टीमेटली होता है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर अरेंजमेंट फ्रॉम इनर टू आउटर साइड ऑफ रेटिनल लेयर इज करेक्ट। देखो, रेटिना के अंदर जो लेयर होती है, सबसे पहले बाहर की साइड अगर आई के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लें, बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज कोरोइड, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, कोरोइड, हार्ड लेयर होती है ये कोरोइड, ठीक है। सो कोरोइड इज आउटर मोस्ट लेयर, और कोरोइड तो बाहर की तरफ सब में दिया रखा है। इनर टू आउटर साइड देखना है, यानी रेटिना में यहां से यहां की तरफ कौन सी लेयर आती है, तो लास्ट में सबसे कोरोइड आएगी, और लास्ट में कोरोइड है। खैर, कोरोइड के नीचे क्या होती है, यहां पर होते हैं, सबसे पहले तो होंगे गैंग्लियोनिक सेल, गैंग्लियोनिक सेल के बाद होंगे बाइपोलर सेल, यानी कि यहां पर बेसिकली होती है न्यूरल रेटिना और पिगमेंटेड रेटिना। तो ये जो रेटिनल लेयर है, सपोज ये रेटिनल लेयर है, अगर रेटिनल लेयर को एनलार्ज करके देखो तो इनका जो अरेंजमेंट रहता है वो कैसे रहता है कि गैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं जो सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती हैं, इनसे इंटरेक्ट कर रही होती हैं, सिनेप्सिस कर रही होती हैं बाइपोलर सेल, ये बाइपोलर सेल हैं, और बाइपोलर सेल कांटेक्ट में रहते हैं फोटोरिसेप्टर के, और फोटोरिसेप्टर का मतलब रॉड या कोन के, तो इनके कांटेक्ट में रहते हैं। सो दिस इज गैंग्लियोनिक सेल, जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट पे रहती है, यहां पर सबसे। उसके बाद आती है बाइपोलर, बाइपोलर के बाद में फोटोरिसेप्टर, फोटोरिसेप्टर के बाद में पिगमेंटेड रेटिना, एंड पिगमेंटेड रेटिना के बाद आती है कोरोइड की लेयर। सो द करेक्ट ऑर्डर इज इनर मोस्ट लेयर इज गैंग्लियोनिक, ठीक है। सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, गैंग्लियोनिक सेल। इस हिसाब से जो आंसर सही होगा दैट इज फर्स्ट। नाउ द ब्लड इज सप्लाइड टू द वासा रेक्टा इन द किडनी बाय, वासा रेक्टा जो सप्लाई करता है वो कहां से सप्लाई, वासा रेक्टा बेसिकली पार्ट किसका है, वो इफ्रेंट आर्ट्रियोल का पार्ट है। असल में इफ्रेंट आर्ट्रियोल ही, यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरी, जब जो ब्लड जा रहा है और जो ब्लड आ रहा है फिल्टर होकर के, असल में फिल्टर्ड ब्लड ही यहां से जो आ रहा है
ये वासा रेक्टा बनाता है, और ये है इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। और ये ब्रांच होती है, और बहुत सारी ब्रांचिंग, इसको कहा जाता है वासा रेक्टा। तो इसमें वासा रेक्टा में सप्लाई कहां से आती है? इफरेंट आर्ट्रियोल से ही ब्लड की सप्लाई आती है। सही आंसर इसका क्या होगा? सी। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं और पूछा गया है कौन सा, क्या बात सही है इसके बारे में। इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज्ड एफरेंट आर्ट्रियोल डायमीटर। सही बात है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, और ये बोमन कैप्सूल के अंदर फिल्टर करती है ब्लड को, और इसके अंदर प्रेशर डेवलप रहता है। अब पूछा गया है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि अगर एफरेंट आर्ट्रियोल, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है और ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, तो कह रहे हैं एफरेंट आर्ट्रियोल का अगर डायमीटर इंक्रीज हुआ, देखो आप डायमीटर इंक्रीज हो गया है, तो कह रहे हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, फिल्ट्रेशन प्रेशर तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि ज्यादा डायमीटर बढ़ने का मतलब है कि अब ज्यादा ब्लड आएगा फिल्टर होने के लिए, और ज्यादा ब्लड आएगा इसका मतलब ज्यादा ब्लड वॉल्यूम, ज्यादा प्रेशर लगाएगा फिल्ट्रेशन के लिए। सो फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में क्या है? इज ऑलवेज इंक्रीज व्हेन कार्डिक आउटपुट इज डिक्रीज। कार्डिक आउटपुट अगर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ब्लड फ्लो जो भेजा जा रहा है वो कम हो रहा है, और अगर ब्लड फ्लो कम है तो क्या प्रेशर बढ़ सकता है? नहीं, इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत है। इंक्रीज बाय पैरासिम्पैथिक नर्व एक्टिविटी, नहीं, पैरासिम्पैथिक तो हार्ट रेट को स्लो कर देता है, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, और कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा तो ब्लड ज्यादा थोड़ी पंप किया जाएगा, तो ये बात तो गलत हो गई ना, ये तो काम उल्टा करेगा। प्रोडक्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेट विच इज आइडेंटिकल टू प्रोड्यूस एन अल्ट्रा फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, प्रोड्यूस एन अल्ट्रा फिल्ट्रेट विच इज आइडेंटिकल टू कंपोजिशन टू द प्लाज्मा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ओके, ये बात भी तो सही है कि प्रोड्यूस हो, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करता है जो कि प्लाज्मा की कंपोजिशन जो भी होती है उसमें वो बिल्कुल सिमिलर होती है। ओके, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके तो फिर ये आंसर सही हो रहा है, डी भी सही हो रहा है इसका, क्योंकि जो फिल्ट्रेट बोमन कैप्सूल में है उसका जो कंपोजिशन होता है वो लगभग प्लाज्मा कंपोजिशन जैसा ही होता है, लेकिन आइडेंटिकल लिखा है, इसलिए ये बात गलत हो गई। आइडेंटिकल लिखा है ना, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? आइडेंटिकल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि प्लाज्मा के अंदर बहुत लार्ज मॉलिक्यूलर वेट की भी प्रोटीन होती हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ठीक है, पर एल्ब्यूमिन कभी भी फिल्ट्रेट में नहीं आ पाता बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, तो इसलिए हम आइडेंटिकल नहीं कह सकते। समवॉट सेम रहती है बट नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन भी हो गया गलत, और आपके पास क्या बचता है सही आंसर? ए। इसलिए मैंने इसको देर तक डिस्कस किया है, क्योंकि आप समझो इस बात को। नेक्स्ट, Which one of the following is correct concerning the structure and function of heart? हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में क्या बात सही है? लिखा है द राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, राइट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम, और यहां पर ब्लड कौन लेकर आता है? यहां पर ब्लड लाने का काम कौन कर रहा है? ये क्या है? सुपीरियर वेना कावा। और कौन लेकर आ रहा है? इंफीरियर वेना कावा। यानी कि
राइट एट्रियम में ब्लड सप्लाई करने का काम सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा करते हैं, ना कि पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसका मतलब ए स्टेटमेंट गलत है। पूछा क्या है? करेक्ट, सो ए इज नॉट करेक्ट। बी है कॉर्डी टेंडनी विच अटैच द सेमिलुनर वॉल टू द वेंट्रिकल। देखो सबसे पहली बात तो कॉर्डी टेंडनी ये है, दिस इज कॉर्डी टेंडनी, ठीक है। ये है कॉर्डी टेंडनी। अब कॉर्डी टेंडनी किसको अटैच करवा रहा है? सेमिलुनर वॉल को। सेमिलुनर वॉल तो ये है, दिस इज सेमिलुनर वॉल। ये सेमिलुनर वॉल है, जबकि कॉर्डी टेंडनी तो किसको अटैच करा रहा है? वेंट्रिकल की वॉल से। ये अटैच कराता है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को अटैच करा रहा है, ना कि सेमिलुनर वॉल्व को। आप खुद ही देख सकते हो डायग्राम में। इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखो, द लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट ब्लड इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी यहां से अगर आप देखो, चलो ब्लड का सर्कुलेटरी पाथ बनाते हैं लेफ्ट एट्रियम से, और इसको ब्राइट कलर से बना दे ताकि आपको एकदम समझ में आए। यहां से ब्लड इधर आएगा और यहां से ब्लड एंटर करता है यहां पर, और ये वाला जो वेसल है इसको कहा जा रहा है एओर्टा, ठीक है। लेफ्ट साइड से ब्लड एंटर करता है एओर्टा में, ना कि पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन तो ये है, यहां पर है, ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यहां पर ब्लड कहां से एंटर करेगा? यहां से एंटर करेगा राइट साइड से। आप देख सकते हो राइट साइड से ब्लड एंटर करता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, लेफ्ट साइड से ब्लड एंटर करता है एओर्टा में, क्योंकि एओर्टा से उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाना होता है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ डी, the bicuspid and mitral wall prevent blood from flowing into the atria from the ventricle. Yes, it is true. When ventricle begins to contract, bicuspid and tricuspid wall they get closed immediately. क्यों? Because they prevent backflow of blood from ventricle into the atrium. वो backflow को रोक देते हैं, इसलिए बंद, यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहीं वापस लौट करके ना एट्रियम में चला जाए ब्लड, क्योंकि उसको तो बाहर जाना है, वापस बैकफ्लो नहीं होना चाहिए, इसलिए वो वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। और इसलिए सही आंसर इसका है डी। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन को आप देखो, द इंट्रासेलुलर पोटेंशियल इज नेगेटिव विद रेफरेंस टू एक्स्ट्रासेलुलर पोटेंशियल। ये बात बिल्कुल सही है और ये अप्लाई होती है लगभग हर सेल के ऊपर। सभी सेल के ऊपर लगभग पॉजिटिव चार्ज बाहर होते हैं और नेगेटिव चार्ज अंदर। सो सेल का जो इंटीरियर पार्ट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक्सटीरियर कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो पोटेंशियल, एक्स्ट्रासेलुलर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इंट्रासेलुलर पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव। और ये लगभग सभी सेल के ऊपर होता है। सो न्यूरॉन, लिवर, ऑल सेल इसमें करेक्ट आंसर होगा। पर जब आप और बड़े होगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ऑल लिविंग सेल ही नहीं, कई सारे तो एक्सेप्शन भी हैं। जैसे ईयर के अंदर ही एक एक्सेप्शन है जहां पर इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, पर हम ये कह सकते हैं कि एक दो एक्सेप्शन को छोड़ करके जनरल जो बात होती है उसमें हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, गामा अम्यूनोब्यूट्रिक एसिड, ये तो सीधा सा सवाल है, किससे सिंथेसाइज होता है? फ्रॉम एल ग्लूटामेट। इसको तो आप वैसे भी कर सकते हो कि किससे, गामा अम्यूनोब्यूट्रिक एसिड ये एल ग्लूटामेट से सिंथेसाइज होता है। इसका प्रिकर्सर कह सकते हो आप, ग्लूटामेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट विटामिन डी? विटामिन डी के बारे में क्या बात सही नहीं है?
ए स्टेटमेंट इसका आंसर है, क्योंकि विटामिन डी खुद एक हार्मोन की तरह काम करता है, ना कि ये किसी हार्मोन में कन्वर्ट होता है। तो ये किसी हार्मोन में कन्वर्ट नहीं होता, ये खुद ही हार्मोन के जैसा काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि पूछा क्या गया है, नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है वो आपको बताना है। तो ए सही नहीं है, बी तो सही है, क्योंकि रिकेट्स चिल्ड्रन में इसी की डिफिशियंसी से होता है, जहां पर बोन्स कमजोर हो जाते हैं। रॉ मिल्क गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी, डी यस इट्स ट्रू। और स्किन के अंदर जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है वो यूवी की प्रेजेंस में कोल कैल्सिफेरॉल में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है। एग्जैक्टली ये भी सही है। पूछा क्या गया है, क्या सही नहीं है, दैट इज ए, एंड दैट इज व्हाई ए इज द आंसर। नेक्स्ट, which one of the following statement is not true for heparin? हेपेरिन के बारे में क्या बात सही नहीं है, ये इसका आंसर। अब यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर जो भी ऑप्शंस हैं इनमें फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सल्फेटेड एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके स्ट्रक्चर को देख लेना, बिल्कुल सही ऑप्शन है। कॉमनली एडमिनिस्टर्ड एज एंटीकोगुलेंट, ये तो दिया ही जाता है कि जब एंजिना वाली स्थिति होती है, हार्ट अटैक वाली कंडीशन होती है, तो उसमें इसको एज अ एंटीकोगुलेंट दिया जाता है। दिस इज ट्रू। पर पूछा गया है व्हाट इज नॉट ट्रू। रिपीटिंग यूनिट ऑफ हेपेरिन कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोर्निक एसिड यस, एंड एन एसिटिल गैलेक्टोजामीन, गैलेक्टोजामीन नहीं ग्लूकोजामीन होता है, गैलेक्टोजामीन नहीं होता, जो कि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो डी ऑप्शन सही है। सी में जो गैलेक्टोजामीन है इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन के स्ट्रक्चर के बारे में है और इनमें से क्या बात सही नहीं है। तो मैं गायब होता हूं और आप यहां पर देखो इसका स्ट्रक्चर। पहले तो ये देख लो कि लिखा हुआ है कि 18 कार्बन एटम होता है, बिल्कुल सही बात है, टोटल 18 कार्बन एटम है। स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने बना के रखा है। इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन को नहीं बताया गया, अल्टरनेट जो डबल बॉन्ड है उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है, आप रिंग स्ट्रक्चर और उसके नंबरिंग पर ध्यान दें। दिस क्लास ऑफ स्टेरॉइड हैज एन एरोमेटिक रिंग, हाँ होती है, यहाँ पर प्रेजेंट ही है। It has single methyl group attached to the steroid nucleus. Yes, it is true. ये भी सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पूछा गया है क्या सही नहीं है। नेक्स्ट है D. It has an OH at carbon 11. कार्बन 11 ये है और यहां पर कोई OH नहीं है। इसका मतलब जो ऑप्शन होगा सही वाला ऑप्शन, क्योंकि ये आंसर मतलब ये नॉट ट्रू है, दिस इज नॉट ट्रू, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द आंसर। सो डी इज द करेक्ट आंसर।